Good morning, students. Myself, Dr. Sunana Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Badme. Today, we are going to start our next topic, that is audit program. यानी अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अंकेक्षण कार्यक्रम यानी ऑडिट प्रोग्राम। अब अंकेक्षण कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना, यानी हमने जो ऑडिट प्रोसीजर जो फॉलो करना है उसकी जो हमने सिस्टमेटिक प्लानिंग बनाई है, तो अंकेक्षण प्रक्रिया की जो क्रमबद्ध योजना है वह अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। जिस प्रकार बिल्डिंग बनाने का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमें बिल्डिंग का नक्शा, कार्य किस प्रकार प्रारंभ किया जाएगा, कितने श्रमिक लगाए जाएंगे, सामग्री कैसे प्राप्त की जाएगी तथा कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा आदि बातों के बारे में पहले से ही जैसे प्लानिंग करनी पड़ती है, वैसे ही ऑडिट कार्य स्टार्ट करने से पहले हमें ऑडिट प्रोग्राम तैयार करना आवश्यक है। अब इसको तैयार करने का कार्य सुगमतापूर्वक चलता रहता है। कोहलर के अनुसार उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन दी है कि अंकेक्षण कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्य, उसके लिए बंटित समय यानी कौन से कार्य करने हैं, पर जो वर्क हमको कितना टाइम डिवोटेड करना है तथा किन किन व्यक्तियों के द्वारा यह कार्य किया जाना है, इसका विवरण या रूपरेखा जो है वह अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। यह प्रधान द्वारा अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने के लिए अथवा एक अंकेक्षक द्वारा अपने सहायकों के मार्गदर्शन अथवा नियंत्रण के लिए तैयार किया जाता है। अब इस परिभाषा के अनुसार जो है ऑडिट प्रोग्राम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इनमें फर्स्ट है, इसमें अंकेक्षण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य का विवरण होता है, यानी कौन कौन से वर्क हम ऑडिट जो है वो के अंदर करेंगे। सेकंड, इसमें प्रत्येक कार्य के लिए बंटित किए गए समय का विवरण होता है, यानी पर वर्क कितना टाइम दिया जाएगा उसका उसमें वर्णन होता है। थर्ड, इसमें यह विवरण होता है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, यानी कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, दूसरा पर्सन क्या करेगा, ये सब डिस्क्रिप्शन होता है। फोर्थ, इसका प्रयोजन अंकेक्षण कार्यक्षेत्र को परिभाषित करना अथवा अंकेक्षण सहायकों का मार्गदर्शन करना अथवा उन पर नियंत्रण स्थापित करना है, यानी ऑडिट का स्कोप क्या होगा, अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र क्या होगा और अपने जो है वर्कर्स को, अपने सहायकों को किस तरह से गाइडेंस देना है, ये सब इसमें मेन इसका पर्पस होता है कि इसलिए ये अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है। आर्थर डब्ल्यू होम्स ने अंकेक्षण कार्यक्रम की जो डेफिनेशन दी है वह इस प्रकार है कि जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। यानी हम जो किसी भी संस्था का ऑडिट करने जा रहे हैं या उसकी अकाउंट्स की जांच करने जा रहे हैं, उसकी एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबल और सिस्टमेटिकली योजनाबद्ध रीति से जो हमने उसकी रूपरेखा तैयार की है, उसका प्रोग्राम तैयार किया है, वह ऑडिट वर्किंग ये ऑडिट प्रोग्राम कहलाता है। अब उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसी पूर्व निर्धारित लोचपूर्ण योजना है, यानी प्री डिसाइडेड होना चाहिए, पूर्व निर्धारित योजना है, लोचपूर्ण योजना है, जिसके अनुसार अंकेक्षण कार्य किया जाता है। अब अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से इस बात की संभावना हो जाती है कि कोई जांच कार्य छूट न जाए। इसके द्वारा जांच का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यह इस बात का प्रमाण होता है कि अंकेक्षण मानदंडों यानी ऑडिट स्टैंडर्ड के आधार पर संतोषप्रद जांच की गई है। अंकेक्षण कार्यक्रम का लोचपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है, यानी उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, यानी अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा प्रोग्राम वापस बनाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लोच से तात्पर्य यह है कि अंकेक्षण करते समय ज्ञात होने वाली नई परिस्थितियों के अनुरूप अंकेक्षण कार्यक्रम को ढालना, यानी कोई नई सिचुएशन हमारे सामने आ गई तो हम कैसे अपना कार्य को चालू रखेंगे। लोच इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आने वाली समस्त परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार हम जो है संक्षेप में यह कह सकते हैं कि अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण मानदंडों के आधार पर तैयार की गई ऐसी लोचपूर्ण जांच योजना है
जो यह निर्धारित करती है कि कौन सा जांच कार्य किस व्यक्ति के द्वारा और कितने समय में किस प्रकार किया जाएगा। अब अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, यानी हम इसे क्यों तैयार करते हैं। तो अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने के कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति ने निम्नलिखित उद्देश्यों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया है। फर्स्ट है ग्राहक की लेखा प्रणाली नीतियाँ तथा आंतरिक नियंत्रण प्राविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। सेकंड, यह निर्धारित करना कि आंतरिक नियंत्रण पर किस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है। थर्ड, जो अंकेक्षण प्राविधियाँ अपनानी है उनका स्वभाव, उनकी समय तथा सीमा निर्धारित करना तथा संपूर्ण कार्य को समन्वित करना। तो ये अंकेक्षण के मेन उद्देश्य माने जाते हैं। अब अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, किस तरह हम अंकेक्षण कार्यक्रम बनाएंगे। लेखों के प्रत्येक पहलू के संबंध में छपे हुए अंकेक्षण कार्यक्रम भी बाजार में मिलते हैं, लेकिन किन्हीं भी दो व्यावसायिक संस्थाओं की परिस्थितियां या कंडीशंस जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। अतः अंकेक्षक को अपने नियोक्ता यानी जिसकी वो संस्था की ऑडिट करने जा रहा है उसके व्यवसाय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप ही ऑडिट प्रोग्राम की जो है वो रचना करनी चाहिए। बाजार में उपलब्ध छपे हुए कार्यक्रम को आधार बनाया जा सकता है, यानी उसके बेस पे हम प्लानिंग कर सकते हैं, बट उसी को बेस मान लेना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे ज्यों का त्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना में प्रमुख रूप से यह निर्धारित किया जाता है कि अंकेक्षण स्टाफ में कौन व्यक्ति किस कार्य को कितने समय में और किस विधि से करेगा। यह रचना इस प्रकार से की जानी चाहिए कि स्टाफ पर कार्य का भार लगभग बराबर पड़े। ऐसा नहीं हो कि किसी एक ही स्टाफ के पास में बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाए और दूसरे के पास में कोई वर्क ही नहीं हो। तो व्यक्तियों को उनकी रुचि के अनुसार भी कार्य मिलना चाहिए और निर्धारित समय तक कार्य पूरा हो सके और कार्य के प्रत्येक भाग का निश्चित व्यक्ति पर उत्तरदायित्व डाला जा सके। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक उत्तम अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि उसकी रचना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए। इसमें फर्स्ट है स्पष्टता, यानी एक्सप्लिसिट होना चाहिए। तो अंकेक्षण कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके द्वारा अंकेक्षक को अपने स्टाफ को उस व्यवसाय विशेष के संबंध में समस्त सूचनाएं दे देनी चाहिए जो अंकेक्षण कार्य के लिए थोड़ा भी महत्व रखती हों। उसे वे स्थान भी बताने चाहिए जहाँ पर त्रुटियाँ या गबन होने की संभावना अधिक हो सकती हो। अगर ये बातें ऑडिटर के सामने स्पष्ट है तो ऑडिटिंग का कार्य भी सही होगा। सेकंड है विभागों में बंटवारा, डिवीजन इन सेक्शंस। अंकेक्षण कार्यक्रम लेखे के विभिन्न पहलुओं के अनुसार विभिन्न भागों में बटा होना चाहिए। जैसे रोकड़ का अलग होना चाहिए, मजदूरी का, क्रय विक्रय, लेनदार आदि के संबंध में अंकेक्षण कार्यक्रम के अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए, अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए, जिसमें बताया गया हो कि प्रत्येक के संबंध में कितना, किसको और किस प्रकार का कार्य करना है। नेक्स्ट थर्ड है लेखा प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह, लॉजिकल फ्लो ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब अंकेक्षण कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि उसमें व्यवहार की शुरू से अंत तक जितनी भी क्रियाएं हुई हो उन सब की जांच हो जाए। जैसे अगर हम परचेज के रिगार्डिंग कर रहे हैं तो क्रय के संबंध में इसे क्रय मांग पत्र, परचेज रिक्विजिशन से प्रारंभ करके उस स्थान पर समाप्त होना चाहिए जहाँ की क्रय किए हुए माल से संबंधित बीजक का भुगतान करके रसीद प्राप्त कर ली गई हो, यानी हमने वाउचर्स का पेमेंट कर लिया और रिसिप्ट कलेक्ट कर ली हो, तो वहाँ तक का सारा उसमें चेकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है तारीख, हस्ताक्षर आदि के लिए अलग कॉलम। अब अंकेक्षक के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में अंकेक्षण कार्यक्रम में डेट, उनके सिग्नेचर,
अंकेक्षण कार्य के लिए उन्हें व्यवसाय में कितने जो राउंड लगाने पड़ते हैं, कितनी बार आना पड़ता है आदि के लिए अलग अलग कॉलम्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट है लोचदार यानी इलास्टिक। अंकेक्षण कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि परीक्षण के समय यदि नई परिस्थितियां सामने आ जाए तो उससे मतलब जो है ऑडिट प्रोग्राम को उसके अनुरूप ढाला जा सके। नेक्स्ट 6 है पुनर्जांच रिव्यू। तो ऑडिट कार्यक्रम की अंकेक्षण के दौरान समय समय पर रिव्यू उसका किया जाना चाहिए, यानी वापस पुनर्जांच की जानी चाहिए। उसमें परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट 7 है कार्यक्षेत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्कोप। अब अंकेक्षण कार्यक्षेत्र के बाहर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उसे पूरा करने में समय और धन अधिक खर्च होगा। यानी जितना हमारा स्कोप है, जितना दायरा है, उसी के अंदर हमको जो है वो ऑडिट प्रोग्राम उसी का करना चाहिए, अदरवाइज टाइम और मनी दोनों वेस्ट होंगे। नेक्स्ट है सर्वोत्तम साक्ष्य बेस्ट एविडेंस। अब अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक व्यवहार की जांच उससे संबंधित सर्वोत्तम साक्ष्य यानी बेस्ट एविडेंस से की जानी चाहिए। नेक्स्ट है अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब इनके लाभों में फर्स्ट जो है वह है कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन, यानी जिस एम्प्लॉय की जैसी कैपेबिलिटी है, जैसी योग्यता है, उसके अनुसार उसे कार्य दिया जाना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम द्वारा अंकेक्षक अपने स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार का कार्य देता है जिसके लिए वह अधिकतम योग्य है। इससे कर्मचारियों को भी कार्य करने में आसानी रहती है और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। सेकंड है उत्तरदायित्व निश्चित करना। अब अंकेक्षण कार्यक्रम जो बनाया जाता है उसके द्वारा प्रत्येक कार्य के संबंध में किसी विशेष व्यक्ति को उत्तरदायी बना दिया जाता है। यानी अगर कैश की चेकिंग करनी है, कैश की ऑडिट की जा रही है तो उसके लिए ये पर्सन जिम्मेदार है। परचेस से रिगार्डिंग अगर कोई चेकिंग हो रही है तो उसके लिए सेकंड नेक्स्ट पर्सन जिम्मेदार है, जिससे उस कार्य की भलाई और बुराई के उसी पर्सन के जिम्मे होती है, अतः वह व्यक्ति अधिक सावधानी से कार्य करता है। नेक्स्ट थर्ड है अंकेक्षण की कार्य प्रगति, यानी उसकी जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है। अब अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा किसी भी समय यह ज्ञात हो सकता है कि कितना कार्य पूरा हो चुका है और कितना बाकी है तथा उसे पूरा करने में और कितना समय लगेगा। नेक्स्ट फोर्थ है कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण कार्य पर प्रभाव। यदि किसी कारण से वर्तमान कर्मचारी के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को लगाकर अंकेक्षण कार्य करवाया जाए तो नए व्यक्तियों को उस कार्य को संभालने में कठिनाई नहीं होगी अगर ऑडिट जो है प्रोग्राम बना हुआ है। अंकेक्षण कार्यक्रम के अभाव में ऐसे समय में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ है कार्य में एक रूपता। भविष्य में यदि संस्था का अंकेक्षण फिर से करना पड़े तो पुराना ऑडिट प्रोग्राम देखकर नया ऑडिट प्रोग्राम इजीली बनाया जा सकता है और दोनों कार्यों में एक रूपता यानी सिमिलैरिटी भी रखी जा सकती है। नेक्स्ट सिक्स्थ है न्यायालय में रक्षा। यदि भविष्य में अंकेक्षक के विरुद्ध न्यायालय में लापरवाही का अभियोग चलाया जाता है तो अंकेक्षक अपनी रक्षा में अंकेक्षण कार्यक्रम को प्रमाण स्वरूप पेश कर सकता है कि उसने ऑडिट प्रोग्राम किया है और ये वर्क किया है, इतने डेज का टाइम लगा, इस पर्सन ने ये काम किया है, तो कोर्ट में एविडेंस के रूप में वो चीज़ शो कर सकता है। नेक्स्ट सेवेंथ है संपूर्ण जांच। अब लेखों के परीक्षण का कार्यक्रम पहले बना लेने से भविष्य में कार्य करते समय किसी भाग के बिना जांच के छूटने का भय नहीं रहता, यानी पूरा वर्क ऑडिट हो जाता है। नेक्स्ट है समय की बचत। अब योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने पर आगे बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और न ही ट्रायल एंड एरर, यानी हमने कोई काम किया ट्रायल बेस पे गलती हो गई फिर से रिपीट किया तो ऐसा नहीं होता है, तो इससे होने वाली समय की बर्बादी भी नहीं होगी। नेक्स्ट है पुनर्निरीक्षण की सुविधा, यानी वापस चेकिंग करने का उनको टाइम मिल जाता है। अब अंकेक्षण कार्यक्रम की सहायता से कर्मचारियों द्वारा किए गए अंकेक्षण कार्य का
अंकेक्षक द्वारा आसानी से पुनर्निरीक्षण यानी रिव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट 10th है अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन। अंकेक्षण कार्यक्रम यह विश्वास दिलाता है कि अंकेक्षण कार्य में अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन किया गया है, यानी हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही वर्क किया है। अब नेक्स्ट है हेडिंग अंकेक्षण कार्यक्रम से हानि यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, यानी हमने अगर ऑडिट प्रोग्राम बनाया है तो उसके क्या क्या डिमेरिट्स हो सकती है। तो फर्स्ट है कार्य का यंत्रवत होना। अब अंकेक्षण कार्यक्रम यंत्रवत यानी मशीनाइजेशन हो जाता है और व्यवसाय में यदि अंकेक्षण कार्य के दौरान विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। इससे कार्य में बोरिंगनेस यानी नीरसता आती जाती है। सेकंड है स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन का अभाव। अब अंकेक्षक का स्टाफ उसी जो है वो वे को उसी मार्ग को अनुसरण करेगा या फॉलो करेगा जो ऑडिट प्रोग्राम के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में भी उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उसे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड है रचनात्मक चिंतन का अभाव। तो अंकेक्षक के स्टाफ को अंकेक्षण करते समय अपने तरीके से सुधार के रचनात्मक चिंतन करने के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता, यानी वो कुछ अपनी उसमें प्रेरणा से कुछ अच्छा कर सके तो ये उसको इंट्यूशन नहीं, मतलब उसको प्रेरणा नहीं मिलती है। स्टाफ पूर्व निर्धारित मार्ग की कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं देता है और वह अपना काम उसी वे में करता रहता है। नेक्स्ट फोर्थ है नैतिक प्रभाव में कमी। अब इसमें हो सकता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम व्यवसाय के कर्मचारियों को ज्ञात हो जाए, यानी बिजनेस के जो है वर्कर्स उनको ऑडिट प्रोग्राम का नॉलेज हो जाए और उन्हें अंकेक्षण की सीमाओं की भी पता जो है सीमाओं का भी पता चल जाए, यानी इसकी ऑडिटिंग की क्या लिमिटेशंस है, यानी कौन सी बुक का पहले ऑडिट किया जाएगा, कितना पोर्शन ऑडिट किया जाएगा, बाद में किसका किया जाएगा, तो वो फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। यदि ऐसा हुआ है तो अंकेक्षण द्वारा उन पर होने वाले नैतिक प्रभाव में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है छल कपट का कम प्रकट होना। अब यंत्रवत कार्य के द्वारा केवल साधारण छल कपट ही प्रकट हो सकते हैं। चतुराई से और योजनाबद्ध ढंग से किए गए छल कपट इसमें छिपे रह जाते हैं। नेक्स्ट है अयोग्यताएं प्रकट न होना। लिखित ऑडिट प्रोग्राम होने से अंकेक्षण करने वाले कर्मचारी यह अर्थ लगाएंगे कि यह उनके कार्य की अधिकतम सीमा यानी मैक्सिमम उनको इतना ही वर्क करना है जितना लिख के दे दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर भी वे इससे अधिक कार्य नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट है न्यायालय में अंकेक्षक के विरुद्ध प्रयुक्त होना। यदि अंकेक्षक के विरुद्ध लापरवाही या कर्तव्य भंग का अभियोग चलता है तो उसी के द्वारा बनाया गया अंकेक्षण कार्यक्रम यानी ऑडिट प्रोग्राम उसके विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। थैंक यू।